नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और मेरे साथ मेरे सहयोगी रमेश। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं आखिरकार बिहार क्या चाहता है, बिहार किसकी सरकार चाहता है। चुनाव सर पर हैं, लेकिन अभी से जिस तरीके से चुनाव के लिए खेमेबाजी होती दिखाई दे रही है, सीटों की बंदरबाट होती दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चुनाव दरअसल बिहार के नहीं बल्कि देश की दिशा और दशा तय करते दिखाई देंगे। क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनाव एक एसिड टेस्ट की तरह है जहां उनकी लोकप्रियता जांची जाएगी, आंकी जाएगी? क्या नीतीश कुमार आज अपना बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ? क्या नीतीश कुमार वाकई में नरेंद्र मोदी को ये दिखा सकते हैं कि बिहार में उनकी विजय पताका पर वो लगाम लगा सकते हैं? आइए इन तमाम मुद्दों पर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक ऐसा विस्तृत पोल जो कि आपके सामने कम से कम बिहार की जनता की नब्ज को प्रदर्शित करता दिखाई देगा। तो सबसे पहले एक छोटी रिपोर्ट आपको बताते हैं कि दरअसल हमारा सैंपल साइज क्या है, किस तरीके से हमने इस ओपिनियन पोल को आपके सामने रखने की कोशिश की है, इसके मानदंड क्या है। सबसे पहले देखिए, उसके बाद दिखाएंगे आपको कि आखिरकार कैसे और किसकी सरकार बनती दिखाई देती है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा? नीतीश कुमार। क्या नीतीश तीसरी बार बिहार के ताज तक पहुंचेंगे या फिर मोदी का जादू बिहार का दिल जीतेगा? पुराने गठबंधन में गांठ और नए साथियों के साथ बने मोर्चे का दमखम इन चुनाव में भी आजमाया जाएगा। बिहार की जनता किसे वोट डालेगी, उससे पहले न्यूज नेशन आपके सामने लेकर आया है बिहार चुनाव पर ओपिनियन पोल। बिहार की जनता का मिजाज समझने के लिए न्यूज नेशन ने बिहार के सभी जिलों में सर्वे किया। इन जिलों में बिहार की 200 विधानसभा सीट शामिल थी। इस सर्वे का सैंपल साइज 7000 से ज्यादा था और इसमें 3% का स्विंग फैक्टर है। आखिर किन मुद्दों पर बिहार की जनता वोट डालेगी? अगले सीएम की रेस में कौन है बिहार की पसंद? ऐसे तमाम सवालों पर जनता के जवाब जानिए न्यूज नेशन के बिहार विधानसभा चुनाव के इस ओपिनियन पोल में। तो आपने देखा, हमने एक सैंपल साइज रखा है, 7000 से ज्यादा रिस्पोंडेंट्स हैं, जिसमें 100 से ज्यादा विधानसभा की सीटों में हमने लोगों से बात की ये जानने के लिए कि दरअसल उनकी नब्ज क्या है। रमेश, आइए जरा बता दें कि हम किस खेमे में किन पार्टियों को रख रहे हैं ताकि विस्तृत एनालिसिस करना ज्यादा आसान होता दिखाई। बिल्कुल, अगर बिहार की लड़ाई की बात करें तो यहां पर एक तरफ महागठबंधन सामने है तो दूसरी तरफ एनडीए अखाड़े में कूदा हुआ है। अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी शामिल हैं। एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया, पहले वो भी महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन इस समय 3 मुख्य पार्टियां इस महागठबंधन का हिस्सा है। जब हम बात एनडीए की करते हैं तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी, यानी ये 4 दल मिलकर बनाते हैं एनडीए का गठबंधन। अब देखना यह है कि इन गठबंधनों में जब बाइपोलर कॉन्टेस्ट होगा, जैसा कि हम आने वाले समय में अजय बताएंगे, वो कितना दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इस चुनाव में यह देखना होगा कि वोट शेयर के लिहाज से, सीट शेयर के लिहाज से भी हमेशा यह कहा जाता है कि जाति के आधार पर बिहार बढ़ता है, लेकिन क्या इस बार जो राजनीतिक दल विकास की बात कर रहे हैं, विकास के नाम पर भी वोट वहां पर पड़ता दिखाई देगा? यह भी अपने आप में दिलचस्प होगा जानना। बिल्कुल, आइए सबसे पहले आपको दिखाएं कि हमारे रिस्पॉन्डेंट्स जो करीब 7000 से ज्यादा रिस्पॉन्डेंट्स हैं, उन्होंने इन 100 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज में क्या कहा है। वोट शेयर किसको क्या मिलता दिखाई दे रहा है, ये बहुत हद तक तय करेगा कि आखिरकार किसको कितनी सीटें मिलती दिखाई देंगी। सबसे पहले वोट शेयर आपके सामने हम हाजिर कर रहे हैं। दोनों गठबंधन में किस तरीके से बिहार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किस पार्टी को लोग कितना वोट देना पसंद करते हैं। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो 45% लोग जिन्होंने इस ओपिनियन पोल में शिरकत किया, उनका मानना है कि वो महागठबंधन को अपना वोट देना पसंद करेंगे। एनडीए के लिए 42% लोगों का समर्थन हासिल होता दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में 5% जाते दिख रही है और कह नहीं सकते। जी हां, ये बहुत बड़ा तबका है वो लोगों का जो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि उनका मतदान किस तरफ होता दिखाई देगा। ये आंकड़ा 8% का है। तो ये 8% आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ करता दिखाई दे सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी आप ये शुरुआती रुझान एक तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव की सिर्फ घोषणा मात्र हुई है और अभी जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ता दिखाई देगा, ये तस्वीरें लगातार बदलती दिखाई दे सकती हैं। ये अपने दर्शकों को हम कहना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत जरूरी बात हम बता दें, ये सबसे लेटेस्ट सर्वे है। 11 से 14 सितंबर के बीच में रैंडम सैंपल सर्वे के दौरान 7250 यानी हर तबके के लोगों से हमने पूछा है, जो सवाल हम लेकर गए थे। लेकिन जब इन वोट प्रतिशत को हम सीट में बदलाव करते हैं तो वो सीटें किसके पक्ष में जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे यहां फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है। जरूरी नहीं कि इसके ज्यादा वोट परसेंटेज
उसके पास सीट भी ज्यादा हो, लेकिन क्या ये सीट बनती दिखाई दे रही है? अगर महागठबंधन के पक्ष में अगर आप देखें 125 से 129 सीटें, यानी ये जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने का उसको पार करता ये महागठबंधन दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन की बात करें, ये 111 से 115 के बीच में आता दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में महज 2 से 4 सीटें जाती दिखाई दे रही है। हमारे ओपिनियन पोल जो कि 11 से 14 सितंबर के बीच किया गया है, उसके मुताबिक महागठबंधन इस रैंडम सैंपल सर्वे के मुताबिक सरकार बनाने की स्थिति में स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह से समीकरण बदल सकते हैं, ये कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि भारतीय राजनीति में यह खासियत है, यहां हर दिन हवा का रुख बदलते रहता है। लेकिन रमेश, यहां पर हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो हम एक्सट्रापोलेशन आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से हम वोट शेयर को सीट में तब्दील कर आपके सामने दिखा रहे हैं, उसमें मार्जिन बहुत कम है और यहीं पर सब कुछ होता दिखाई देगा। और जो 8% लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना मत नहीं बनाया है, बहुत कुछ बदलता दिखाई दे सकता है। या तो ये मार्जिन बढ़ सकता है और महागठबंधन पूर्णतः अपनी सरकार आराम से बनाती दिखाई दे सकती है, या फिर एनडीए यहां पर महागठबंधन को पछाड़ सकता है। यह अपने आप में अभी तक सवाल बना हुआ है। आने वाले दिनों में जब हम आपके सामने और ओपिनियन पोल पेश करेंगे, शायद ज्यादा मुकम्मल तस्वीर पेश कर पाएं। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल इस वक्त मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा, जेडीयू से राजीव रंजन जी, कांग्रेस से प्रणब झा, एलजेपी से अरविंद वाजपेयी जी, आरजेडी से शक्ति यादव इस वक्त हमारे साथ हैं, आरएलएसपी से फैजल साहब और दानिश हमारे साथ हिंदुस्तान आवामी मोर्चा से हैं। वरिष्ठ पत्रकार कंवर वहीद नकवी साहब और एनके सिंह साहब के साथ साथ समाजशास्त्री विवेक कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों का बहुत स्वागत है। संबित जी, अगर देखा जाए जो तैयारी है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है उनके गठबंधन यानी कि एनडीए का, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आप अभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आते दिखाई दे सकते, लेकिन यह कहना जरूर होगा कि आप बहुत पीछे नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखिए, पहली बात तो यहां जो याद रखने लायक है और स्ट्राइकिंगली इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार एक तरह से बिहार में अपने दमखम के साथ चुनाव पे उतर रही है। हाँ, हमारे रेस्पेक्टेबल पार्टनर्स हमारे साथ हैं, मगर उसके बावजूद भी जिस प्रकार का वोट शेयर आपने शुरुआती दिनों में दिखाया है, ये अपने आप में बहुत एनकरेजिंग है। दूसरी बात, मैं तमाम चैनलों के ओपिनियन पोल्स में गया और मैं देख रहा हूं कि मार्च के महीने से अभी तक ये जो इंक्रीज रहा है, ये ग्राफ एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है, यह अपने आप में बहुत ही एनकरेजिंग है। पहले जब हम जाते थे तो देखते थे कि कहीं ना कहीं 60% की कमी थी, आज आप 42 दिखा रहे हैं। उस समय काफी पीछे भारतीय जनता पार्टी थी, मगर जिस प्रकार से ये ग्राफ बढ़ा है, मैं कह सकता हूं कि एक इंक्रीमेंटल ग्राफ है। अभी मोदी जी के रैली जब होंगी तो स्वाभाविक रूप से इसमें एक बहुत बड़ा उछाल भी लेकिन और वैसे आपने कहा 3% राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के मिशन 185 से ये बहुत नीचे है। आप अपने तरीके से उसका एनालिसिस कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में आपके पक्ष में तस्वीर आए, लेकिन जो आपका मिशन 185 है उससे आप बहुत नीचे हैं आज के दिन में। ये आज शुरुआती दिन है। आप देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज बिहार की जो पहले सत्ता में रह चुकी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी है, चाहे वो जेडीयू रही हो, और चाहे वो बीजेपी हो, मिलके गठबंधन। सर, आप भी 8 साल रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल नहीं भूल रहा हूं। इसलिए बनिस्बत इनके जो खंड मैंने आपको बताया, उसके कंपैरिजन में बीजेपी, आप देखिए, उसके बावजूद जो इंक्रीमेंटल ग्राफ है वो अपने आप में काफी एनकरेजिंग है। दूसरी बात, आप अभी बता रहे थे कि 8% के जो वो लोग हैं जो फेंस सिटर हैं, फेंस सिटर्स बहुत बड़े डिसीजन मेकर हैं। मार्च से लेकर अभी तक बिल्कुल हम आपकी बात मानते हैं संबित, लेकिन जिस तरीके से जो एक हम ये कह सकते हैं कि जो एक जिसे आप कहते हैं मीडिया ब्लिट्ज अभी एनडीए का बना हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कि बिहार पूरे तरीके से आपकी झोली में है। यह स्थिति फिलहाल बनती नहीं दिखाई दे रही। राजीव रंजन जी, अभी जो हमारा ओपिनियन पोल है न्यूज नेशन का, इसके आधार पर आपके गठबंधन को 125 से 129 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि सत्ता में होने के बावजूद, लालू जी जैसे एक मास लीडर के साथ होने के बावजूद, आज आपके पास वो मार्जिन नहीं है? आप बीजेपी के विजय पताका, विजय रथ को कैसे रोकेंगे? नहीं, विजय पताका तो रुकती हुई दिख रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके इस सर्वे के आरंभिक जो निष्कर्ष हैं जी, उसने ये बिल्कुल साफ बता दिया है
कि हम अपने प्रतिस्पर्धियों पर एक बड़ी रणनीतिक बढ़त पाने में कामयाब रहे हैं। और ये परिस्थितियां तब है जब दुष्प्रचार चरम पर उनकी ओर से हुआ है। लगातार हमारे गठबंधन के अंदर नेतृत्व से लेकर के सीटों के तालमेल को लेकर कई आशंकाएं जाहिर की गई और कई तरह के भ्रम सुनियोजित तरीके से फैलाए गए। इसके बावजूद जो जमीनी केमिस्ट्री कार्यकर्ताओं की है, वो कहीं न कहीं जनता के अंदर जो हमारे गठबंधन का एक आधार व्यापक हुआ है, वो कहीं न कहीं ये आपका जो सर्वे है उसकी ओर ये स्पष्ट संकेत है। और आने वाले समय में जो ये 8% का जो मार्जिन आप बता रहे हैं, जब एक महागठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखता है तो ज्यादा स्थितियां उसके अनुकूल होती हैं। लेकिन ये दुष्प्रचार कहाँ है? आपका अलायंस एक अवसरवादी अलायंस है। हम ये इसको इस तरीके से देखते हैं। आपका अलायंस एक अवसरवादी अलायंस है। जिस 15 साल लालू राज के खिलाफ आप सड़क पे आए, आपने सरकार बनाई, आपने उनके टेन्योर को जंगल राज कहा, आज आप उनसे कंधे से कंधा मिलाकर साथ लड़ रहे हैं, तो पब्लिक बिहार की बचा पाएगी या नहीं, ये तो वोट पे देखने को मिलेगा। लेकिन आपका अवसरवादी अलायंस है। देखिए, सबसे पहली बात तो रमेश जी, अवसरवादिता को अगर देखना है ना तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर देख लीजिए। इस अलायंस में भारतीय जनता पार्टी के साथ रामविलास पासवान जी भी हैं। गोधरा के अवसरवादिता की राजनीति तो खैर हर कोई करता दिखाई दे रहा है। राजीव जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, शक्ति जी भी हमारे साथ हैं। मैं क्षमा चाह रहा हूँ, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, दरअसल मैं क्षमा चाहता हूँ बहुत आदर से। लेकिन शक्ति जी, जंगल राज पार्ट 2, भाई अभी तो कम से कम हमारी इस ओपिनियन पोल से जंगल राज पार्ट 2 का ही आना दिख रहा है, लेकिन आपको लगता है कि जंगल राज पार्ट 2 पूरे तरीके से आएगा? ये तो जो है ना, मंडल राज पार्ट 2 है जी रमेश जी। ये मंडल राज जो है पार्ट 2 है। और मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि बिहार में जिन लोगों ने सुयोजित तरीके से बिहार का परसेप्शन खराब कर करके भारतीय जनता पार्टी ने देश में बिहार को जंगल राज कर करके बिहार वासियों को गाली दिया। किसी खास पार्टिकुलर मैटर पर पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जंगल राज, तो उसको आपने और आदरणीय जो देश के प्रधानमंत्री है उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, उसके सवाल पर तो कोई चर्चा आप नहीं करते। तो मेरा जो स्पष्ट मानना है कि महागठबंधन बनने के बाद जो पहले प्रारंभिक आपने जो दिखाया है सर्वे का रिपोर्ट, तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी महागठबंधन का ताबड़तोड़ जो है कार्यक्रम लगा नहीं है। जब ताबड़तोड़ कार्यक्रम लगेगा तो इस हवा में कहां बह जाएंगे वो तो ताबड़तोड़ कार्यक्रम छोड़िए, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी एक मंच में आने के लिए तैयार नहीं है। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? करके वहां उनको जो फीडबैक, आपके जो संरक्षक थे वो पहले ही आपका साथ छोड़कर चले गए, मुलायम सिंह यादव। आप कह रहे हैं ताबड़तोड़ अभी लगेगा? रमेश जी, बिहार में जो गठबंधन है वो गठबंधन सिद्धांतों का है, असूलों का है। ये जो गठबंधन है धर्मनिरपेक्षता की खातिर है, देश की एकता और अखंडता के खातिर है। बिल्कुल, गठबंधन हमेशा पार्टी नीति की सरकार, गठबंधन हमेशा देश के लिए होता है। ये बात अलग है कि वो राजनीतिक दलों के बीच में होता है। मैं क्षमा करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे। वही शक्ति जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन यहाँ पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, संबित एक छोटी टिप्पणी आपकी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद जरा हम अपने एक्सपर्ट्स की राय भी लें कि क्या उनकी राय है इस ओपिनियन पोल के बारे में। संबित, देखिए, अभी आरजेडी के प्रवक्ता का बार बार कहना था कि जंगल राज के विषय में टिप्पणी करके भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के नाम को दुष्प्रचारित किया। तो मैं याद दिला दूं, खुद उनके अलाई पार्टनर और सीएम के कैंडिडेट नीतीश कुमार जी ने सबसे ज्यादा बार जंगल राज के विषय में जिक्र किया है। अभी जो उन्होंने विजन स्टेटमेंट जारी किया है उसको पढ़िए। उन्होंने उस विजन स्टेटमेंट में खुद लिखा है तो उस समय तो आपके साथ थे ना, सरकार बनाया और तब तो आपके साथ थे, इसलिए वो जंगल राज था, लेकिन अब मंगल राज हो गया है। लखवी जी, मंगल राज, यही तो मैं आरजेडी से पूछ रहा हूं। बिल्कुल, बस मंगलयान पर बैठने की देर है। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल मंगलयान पर बैठने की देर है। जैसे ही वोट पड़ेगा मंगलयान पर हम बैठ जाएंगे। रखी जी, आपके विचार में ये जो अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या वाकई में ये बिहार की स्थिति इसी तरीके से बनने वाली है या अगले एक महीने में बहुत कुछ बदलता हुआ हम देख पाएंगे? देखिए, इस समय अभी तक की जो जमीनी सिचुएशन है वो तो बड़ी कांटे की टक्कर है, दिख रही है, और जो आपके आंकड़ों में भी है वो साफ दिख रहा है। और लेकिन जो बड़ी बात है कि जो 8% जो वोट आप बता रहे हो कि वो अनडिसाइडेड है, अनिश्चित है, ये वोटर जब अभी चुनाव प्रचार होगा
तरह तरह की बातें होंगी, उसमें ये क्या तय करेगा उसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है कि जो महागठबंधन की उसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, इसको लेकर के अभी तक थोड़ा एक संशय है कि भाई लालू यादव के वोट जो हैं वो इनको नीतीश कुमार को ट्रांसफर होंगे कि नहीं, नीतीश कुमार के वोट लालू को ट्रांसफर होंगे कि नहीं। और जो तीसरी बात यह है कि ओवैसी के आ जाने के बाद मुस्लिम वोटों का क्या होगा, और क्या ओवैसी के आने से बिहार में कोई धार्मिक ध्रुवीकरण होगा क्या, और अगर वो ऐसा होता है और जिसकी आशंका लोग जता रहे हैं तो शायद बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। बिल्कुल। इससे पहले कि हम एक और सवाल जो हमने अपने तमाम रिस्पोंडेंट्स के सामने रखा था कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद के लिए कौन सबसे बड़ा दावेदार उठता दिखाई दे रहा है, सिंह साहब बस एक छोटी सी टिप्पणी आपकी मैं चाहूंगा। जो वोट शेयर का डिफरेंस है अभी जो हमारे ओपिनियन पोल में आ रहा है वो मात्र 3% का है और 8% फेंस सिटर्स हैं। अब इसे किस नजरिए से देखा जाए? नहीं, देखिए एक बात तो है कि ये बाइपोलर कंटेस्ट हो रहा है जी, लेकिन बिहार की हिस्ट्री रही है करीब 20% अदर्स का चंक होता है। ये तो अच्छा है कि आपके में सिर्फ 8% आ रहा है। जैसे जैसे ये टिकट्स बटेंगे तो नाराजगी होगी, मेढक की तरह इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, और तब एक सेटलमेंट होगा और तब ये अदर्स का एक्चुअल क्लियर होगा कि अदर्स कितने हैं, क्या वाकई वो कहीं और जा रहे हैं। लेकिन एक बात हम बता दें कि 5 लाख और 4.5 लाख वोट सीपीआई एमएल के हैं जो अदर्स में आते हैं, सीपीआई एमएल के हैं, और मुलायम सिंह को भी 1.5 लाख वोट मिलते हैं। तो ये देखना होगा कि 17 लाख वोट मैंने कैलकुलेट किया जो कि अदर्स में होते हैं जी। अगर ये नैरो हो रहा है, बाइपोलर हो रहा है जी। आपका सर्वे में एक चीज जो है कि 42 है, अगर ये मल्टीपोलर होता तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं 42 में हो सकता है कि बीजेपी को एनडीए को ज्यादा सीटें आए और 55 में 45 में ना आए। लेकिन इस समय चूंकि बाइपोलर है तो ये माना जा सकता है कि सीटें बढ़त है नीतीश कुमार। और एनके सिंह साहब सबसे दिलचस्प यहाँ पर जो अजय सबको चौंकाने वाली बात है, जब हम सवाल पूछते हैं कि मुख्यमंत्री की पसंद सबसे ज्यादा कौन है, बिल्कुल तो जवाब मिलता है बिहार की जनता कहती है कि साहब अभी भी हमें सबसे ज्यादा पसंद अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो उनका नाम है, उन महाशय का नाम है नीतीश कुमार। तो आप सबसे बड़ी बात है कि आज तीसरे इलेक्शन में आज 10 साल के बाद भी अगर नीतीश कुमार बहुत जबरदस्त है, तो दिलचस्प बात है 47%। आप देखिए अजय, सुशील मोदी और नीतीश कुमार का डिफरेंस आप देखिए 20% का डिफरेंस है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं अपनी रणनीति पे विचार करना होगा कि उनके पास नीतीश कुमार का विकल्प क्या है, और ऐसा नहीं कि दिल्ली की तरह अरविंद केजरीवाल के ट्रैप में फंस जाएं और फिर आपको बाहर से एक कैंडिडेट लाना पड़े। तो आपको ये बात अगर हम यहाँ पे दर्शकों को बताएं, दरअसल हमने जो नाम सामने रखे थे, नीतीश कुमार 47% लोगों की पसंद बनते रहे, सुशील मोदी 27%, रामविलास पासवान 4%, जीतन राम मांझी 3%, अदर्स हमने इसलिए रखा कि पता नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तो कोई नाम प्रस्तावित नहीं है, उसके लिए 12% और 7% लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी तक अपनी कोई राय इस बारे में नहीं बनाई है कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होना चाहिए। लेकिन जो सबसे प्रमुख बात यहां निकल कर आ रही है, ये प्रदर्शित करती है कि नीतीश कुमार की ब्रांडिंग आज भी बिहार में एक विकास पुरुष के तौर पर है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है, खास करके तब जबकि आप 10 साल शासन कर चुके हैं, और वो भी तब जबकि बिहार में शायद ये पहला मौका है जब विकास के नाम पर 2 बार एक ही सरकार बनती दिखाई दी। एक और सवाल यहाँ पर है कि नीतीश को क्या दोबारा मौका मिलना चाहिए, ये भी एक सवाल हमने जनता से पूछा था, बिहार की जनता से जानने की कोशिश की थी। अब इस सवाल को जनता ने किस तरह से देखा है, 50% लोगों का कहना है जी हां नीतीश को दोबारा मौका मिलना चाहिए, 39% लोगों ने ना में कहा है, लेकिन 50% यानी आधी आबादी अब भी आपको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है जी। और जब हमने एक और सवाल पूछा, ये थोड़ा दिलचस्प सवाल है कि हम जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव आज के दिन में चुनाव नहीं लड़ सकते तो, लेकिन हमने उनकी पॉपुलैरिटी जानने की कोशिश किया जाए कि साहब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार, बिल्कुल सवाल हम यहाँ पे स्पष्ट कर दें कि क्या लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। 72% लोगों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बिहार में नहीं होना चाहिए। यह प्रदर्शित करता है कि लालू जी को लेकर अभी बिहार में नाराजगी कितनी ज्यादा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है। सी बात यहां पर कहना चाहता हूं जी, अगर इसका श्रेय अगर आपको देना है, जो कि हमारे इन आंकड़ों पे भी निकल कर आ रहा है ओपिनियन पोल का, वो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हवा का रुख समझा और इंटरवीन किया, लालू प्रसाद यादव को समझाया कि साहब नीतीश कुमार को लेकर इधर उधर बातें मत करो, मुख्यमंत्री पद के हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार
नीतीश ही रहेंगे। प्रणब झा साहब आपकी टिप्पणी में कहना चाहता हूं, $1 बिलियन क्वेश्चन इस आपके दोनों सवालों से ये उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार की इतनी अच्छी इमेज है और अभी भी 3rd टर्म होने जा रहा है, लेकिन कहीं अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ते तो शायद इससे बेटर तो ना करते। ओके, प्रणब झा साहब, ये क्वेश्चन राजीव जी से सवाल हम पूछ सकते हैं, लेकिन प्रणब जी, आप लोगों ने जो अभी ये कमाल कर दिखाया उसकी वजह से कम इतना तो स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है कि हाँ, आप लोगों ने एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, मैं अभी बिहार से वापस लौटा हूं, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस को। ये बड़ी दिक्कत है और ये वास्तविकता है। आप उसकी चिंता मत करिए। पहले लालू प्रसाद यादव कम सीट देते थे, इस बार 40 मिली। आपको उम्मीदवार भी मिलेंगे और जीतने वाले उम्मीदवार भी मिलेंगे। जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन मैं भी होऊंगा आपके साथ। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि प्रोग्राम तो आपका 1 घंटे चलेगा जी, लेकिन ये आंकड़ा क्या बता रहा है, मेरे ख्याल से चुनाव एक तरफा है। अगर मुख्यमंत्री के लिए किसी को शक नहीं है जी, अगर 50% लोग आज भी ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोबारा फिर से चुने जाएं, तो ये एक तरफा है। और जो सबसे बड़ी बात है महागठबंधन के पक्ष में है वो है 15 महीने 16 महीने का मोदी शासन का कार्यकाल। उसमें लोगों को निराशा हुई है, लोगों को लगा है कि अब इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है जी। और एक तरह से कहें कि जो उनका विकास का वादा था, कुछ नएपन की बात थी, वो सब खत्म हो गया है। और मैं अभी रमेश जी क्यों पसंद करेगी जनता, वो रमेश जी कह रहे थे कि रमेश जी कह रहे थे, मैं उसी बात को दोहराता हूं कि जितनी ये छटपटाहट करेगी, जितना ये हाय तौबा मचाएगी, ये चुनाव एक तरफा होता जाएगा और दिल्ली की तर्ज पर चला जाएगा। शक्ति जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? शक्ति जी, जी मैं अजय जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो ये दिखाया कि 72% लोगों ने कहा कि लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की पसंद नहीं है जी। लालू प्रसाद जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तकनीकी कारणों से। बिल्कुल बिल्कुल भी कह दिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिस पार्टी को 1 करोड़ से ऊपर वोट आता हो जी, उस व्यक्ति की लोकप्रियता को इस तरह से नहीं आंका जा सकता। तो मेरा मानना है शक्ति जी, मैं हम लोगों ने इसे स्पष्ट आपके सामने रखा, ये एक काल्पनिक कर सकते। नहीं, शक्ति जी देखिए, लालू जी की लोकप्रियता पर कोई सवाल नहीं है। यहां पर मुद्दा यह है कि काल्पनिक सवाल था और मुख्यमंत्री की दावेदारी लालू जी ने शायद कभी अपने मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सामने रखी नहीं। ये काल्पनिक सवाल है, इसलिए इस पर मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत नाराज होना चाहिए। लेकिन हां, यह जरूर है कि एक जो माइंडसेट बना हुआ है ये उसे प्रदर्शित करता है कि लालू जी के साथ एक छवि जुड़ी हुई है। नहीं, एक इसको इस तरह से भी समझिए कि नीतीश कुमार से लालू प्रसाद यादव अपनी तुलना ना करें। आज भी नीतीश कुमार नंबर 1 चॉइस है बिहार पे जी। कम से कम इस पे तो स्पष्ट हो जाइए आप शक्ति यादव जी। संबित जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है अभी जो आंकड़े आपने दिखाया है, 47 से 50%। एक सेकेंड, लालू प्रसाद जी 47 से एक सेकेंड लालू प्रसाद जी के बारे में बात नहीं किया आप। शक्ति जी, मैंने स्पष्ट किया, लालू जी की लोकप्रियता पर कोई सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इस काल्पनिक सवाल में अगर लालू जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होते तो, इसलिए यह काल्पनिक सवाल है, इस हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। संबित, देखिए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके डाटा को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। 47 से 50% लोग आपके अनुसार नीतीश जी को चाहते हैं, मगर आप वोट शेयर के डिफरेंस को देखिए, ओनली 3% है। तो स्वाभाविक रूप से इंडिविजुअल और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से आगे निकलकर बिहार अब एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स की ओर चला गया है और यही कहता है, तय करता है कि विकासमुखी बिहार बन चुका है। तभी बिहार की जनता विकास चाहती है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी जो हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो ओबीसी के से जुड़े हुए, तभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां सार्वजनिक मंचों से ये कहते हैं। देखिए, अभी परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यही सवाल पूछा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि एक बात ध्यान रखिए, ओबीसी कोई कास्ट नहीं है, ओबीसी एक संवैधानिक व्यवस्था है, किसी कास्ट का नाम ओबीसी नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि हम इस नाम पे कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये तर्क आपका वाकई बड़ा दिलचस्प है। वाकई इस पर हम लोग चर्चा बहुत विस्तृत कर सकते थे, लेकिन आज चूंकि हम अपना ओपिनियन पोल आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसलिए इस पर आज नहीं, लेकिन किसी और दिन जरूर एक विस्तृत चर्चा करेंगे कि ओबीसी क्या है। लेकिन हमारे ओपिनियन पोल से एक बात संबित जरूर जवाब दीजिए
साहब सुशील मोदी में क्या कमी है? उन्हें 27% लोग चाहते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, एमपी एमएलए लीडर ऑफ अपोजिशन, साहब वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के रह चुके हैं। आपके पास विकल्प तो है जो नीतीश कुमार को टक्कर देने के नजदीक दिखाई दे रहा है। मतलब एक मोदी दूसरे मोदी को सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, कौन हमारा मुख्यमंत्री कैंडिडेट होगा या नहीं होगा, ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय पर लेगी। और यही सवाल हमने हरियाणा में भी सुना था, यही सवाल झारखंड में भी बताया गया था, यही सवाल महाराष्ट्र में भी हमने सामना किया था, जबकि वहां कांग्रेस से कद्दावर लोग जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो हमारे सामने थे, और इसी प्रकार ओपिनियन पोल में उनके नाम भी आते थे। लेकिन वहां हमने दिखा दिया है किस भारतीय जनता प्रकार पार्टी की एक नीति रही है हमेशा इंडिविजुअल पार्टी की एक नीति रही है कि आप नेता घोषित करके हमेशा लड़ाई में जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है, कोई और नेता आता नहीं है सामने, चुना जाता है। और कांग्रेस करेंगे चैलेंज करते अपना मुख्यमंत्री बताओ। हम करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन यहां पर कुछ देर रुकना पड़ रहा है हमें। हमारा ये ओपिनियन पोल जारी है, न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल जारी है। कम से कम एक बात स्पष्ट होती दिखाई दे रही, कांटे का मुकाबला है, और इस बार यह कहना बहुत आसान नहीं है कौन पक्ष जीतता दिखाई देगा। लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आते दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे रिस्पॉन्डेंट्स का जवाब है, उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन ये आंकड़े बदल सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, वापस आकर चर्चा इस बात पर करेंगे, क्या वाकई में महागठबंधन अवसरवादिता का ही एक प्रतीक है? करेंगे इस पर चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में बिहार में कांटे की टक्कर, ये बताया जा रहा है बार बार कि किस तरह से वहां पर जो समीकरण बन के निकल कर आएंगे वो कहेंगे। लेकिन अगर हम गठबंधन की बात करें तो ये आपके सामने तस्वीर है। को एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए, ये बता रही हैं हमारे इस ओपिनियन पोल में चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। और 72% के आसपास ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने नहीं रखा जाना चाहिए। आप विधायक सोमनाथ को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का जवाब, हमने नहीं किसी के साथ किया पक्षपात, जांच में सहयोग करें सोमनाथ। और यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने सरेआम कानून की उड़ाई धज्जियां, बीच सड़क पर फायरिंग कर मनाया जश्न। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल। बिहार के बारे में क्या चाहता है बिहार, ये हम आपके सामने प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। 7000 से ज्यादा लोगों से हमने बातचीत की, और उसके आधार पर जो अभी स्थिति बनती दिखाई दे रही है बिहार के चुनाव को लेकर, वो स्पष्ट इस तरह से है कि महागठबंधन के पास सरकार बनाने के आंकड़े आते दिखाई दे रहे हैं। 125 से 129 सीटें अगर आज चुनाव हो जाएं तो हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से महागठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि एनडीए के खाते में 111 से 115 सीटें जा सकती हैं। यानी कि कांटे का मुकाबला यहां बनता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 8% मतदाता तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किसे वोट करना चाहिए। और मुख्यमंत्री के को लेकर अगर पहली पसंद किसकी है तो ये बनते दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार। 47% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाना चाहिए, जबकि 27% लोगों का मानना है कि सुशील मोदी, रामविलास पासवान के लिए 4% लोगों का अपना मत है, और जितिन राम मांझी के लिए 3% लोग चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है। और आइए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस ओपिनियन पोल में लोगों के मत को हम सामने रखते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह स्थिति आती दिखाई दे रही है कि अभी मुकाबला कांटे का बना हुआ जरूर दिख रहा है। लालू और नीतीश के गठबंधन पर हमने अगला सवाल पूछा कि आप इसे किस लिहाज से, किस नजर से देखते हैं। लोगों का जवाब इस तरीके से आता दिखाई दिया। अवसरवादी गठबंधन 46% लोगों का मानना है। बिहार के हित में उठाया गया फैसला 40% लोग मानते हैं। कह नहीं सकते 14% लोगों का मानना है। यह अपने आप में एक दरअसल तस्वीर सामने लाती है कि जो एक बार बार कहा जा रहा है कि आखिरकार जो स्थिति बनती दिख रही है, क्या वाकई में ये एक अवसरवादी गठबंधन है या नहीं। इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। राजीव जी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ आ सकते हैं, इस संभावना पर विचार करना अब से कम 6 महीने पहले असंभव था। आपने देखा कि जिन लोगों से हमने बात की, 7000 से ज्यादा लोगों से बात की, 46% लोगों का मानना है कि एक अवसरवादी गठबंधन है।
क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल कहीं से भी अवसरवादी गठबंधन नहीं है। जो सामने देश में जो चुनौतियां हैं और जो एक डिवाइसिव एजेंडा लेकर के नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में वीएचपी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, बजरंग दल के साथ आए हैं। आज पुरानी जो राजनीतिक तौर पर जो एक असहमति की स्थिति थी उसको खत्म करके एक मंच पर आना, जो भी समाजवादी पृष्ठभूमि के राजनीतिक दल थे, वो समय की मांग थी और इस ऐतिहासिक मांग को अगर दोनों दलों के नेताओं ने स्वीकारा तो ये राष्ट्र हित में है। लेकिन और आपकी बात को खारिज कर दिया लोकसभा के चुनाव में लोगों ने। आज कोई राजनीतिक हित नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ये समय की मांग है। देखिए, लोकसभा के चुनाव में हम अलग अलग लड़े थे। अगर उस समय ये रियलाइजेशन होता और हम मिलकर लड़े होते तो तस्वीरें फिर बिहार में अलग दिखती। हमारे साथ आरएलएसपी प्रवक्ता फैजल इमाम मलिक साहब जो है ना, वो उसी समय रुक गया होता। बिल्कुल, फैजल इमाम मलिक साहब भी हैं, आरएलएसपी का भी बड़ा योगदान रहा है एनडीए के साथ। मैं रमेश जी एक बात कहना चाहता हूं, उसके बाद के सेगमेंट्स में आप जी राजीव बोलिए सर, बोलिए। बस मैं एक बात केवल कहना चाहता हूं, बिहार में नीतीश कुमार जी को एक मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार के तौर पर जनता ने क्यों स्वीकार किया और हमारे महागठबंधन को ज्यादा सीटें क्यों मिल रही है, इस सच को पहले जानना इसलिए जरूरी है कि एक भ्रम फैलाया गया कि लालू प्रसाद जी के साथ जब हम मिले या जब हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हुए तो बिहार में विकास की सर, ये भ्रम नहीं है, ये जेडीयू की अपनी रिपोर्ट भी है। हम आंकड़ों के साथ आए हैं। राजीव जी, ये आपकी अपनी रिपोर्ट है जो आप चला रहे हैं। राजीव जी, हम इस पर चर्चा जरूर जारी रखेंगे, लेकिन के साथ रहने समय जो जीएसडीपी था बिहार का, नहीं देखिए, आंकड़े बिहार के बहुत अलग अलग तरीके से पेश किए जा सकते हैं और आंकड़े की जादूगरी करना हम सब समझ चुके हैं कि उसका क्या मतलब है। लेकिन मलिक साहब, जो आंकड़े हैं, मलिक साहब, मैं आता हूँ। राजीव जी, मैं आता हूँ आपके पास, क्षमा चाहता हूँ आपसे। मलिक साहब, दो इंटरेस्टिंग डाटा आपने दिखाया है। 72% जो लालू प्रसाद यादव का, और ये अवसरवादिता 46%। पता नहीं राजीव जी को किस तरह से लग रहा है कि बहुत नैतिक गठबंधन। दूसरी चीज, उन्होंने आरएसएस और बजरंग दल, ठीक है, उन्होंने बात की, 17 साल तक वो उसी आरएसएस, बजरंग दल और दूसरों के साथ ही थी। आप सोचिए कि 2010 में मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह कहा कि बहुत विनिंग कॉम्बिनेशन है। 2010 में इन्हीं नीतीश कुमार के खिलाफ आप सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई में लेके गए थे, लालू यादव लेके गए थे, और आज अचानक आपको एक वो सेकुलर छवि की बात करने लगे हैं। राजीव जी भी करने लगे हैं, कांग्रेस के मित्र भी करने लगे हैं, लालू यादव भी करने लगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपको अपना हिस्सा मिला या नहीं? हिस्सा मिला है हमारा, मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने हिस्से से। देखिए, हमारे दल के एक अंग थे। वही मैं वो तो अभी आप और लालू यादव भी एक दल के अंग थे, लेकिन आपने ही राजीव जी वहाँ जंगल राज भी कहा। कोई सवाल नहीं उठा। तो उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से होकर आए, ये भी तो बता दीजिए। नहीं, कुशवाहा भी बहुत सारे लोग कहाँ से होकर, राजीव जी कहाँ से होकर आए, ये भी पूछ लीजिए उनसे। और हमने अगर कोई फैसला किया तो वो अनैतिक है। ओके, नहीं, फैसला आपने किया अनैतिक, ये आपका फैसला है। अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, विवेक साहब, आपकी घबराहट जानता हूँ। नहीं, मैं घबराहट में नहीं, घबराहट में आप हैं। भारतीय घबराहट में आप है, क्योंकि 46% लोगों ने इसे अनैतिक गठबंधन कहा। राजीव, घबराहट कोई बात नहीं, लेकिन आइए जरा इससे लोगों के माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। विवेक जी, आपकी राय में दरअसल लोग क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार बहुत पसंद है, दूसरी तरफ गठबंधन अवसरवादी ज्यादा दिखाई दे रहा है, और तीसरी तरफ 50% लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए देना चाहिए, और 54% मानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एक ही पार्टी की सरकार होनी चाहिए। मानसिकता क्या है बिहार की? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई दे रही है जी, कि बिहार के इलेक्शन को पर्सनालिटी ड्रिवन बनाया जा रहा है, व्यक्तित्ववादी, और उसका सबसे बड़ा आच्छादित जो लोग कर रहे हैं वो सेंटर से कर रहे हैं। एक व्यक्ति को यहां से ले जाकर के बाकायदा फोटो लगाई जा रही है, तो वो केंद्र के प्रधानमंत्री के रूप में जब व्यक्तिवादी वहां हो जाता है, तो उसके बाद जब आप 47% नीतीश को देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति, वो पर्सनालिटी ज्यादा इंप्रेसिव हो रही है
उस बिहार पर। बिहार के पास, उनके पास इतना बड़ा नेता नहीं है, इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उसको पर्सनालिटी ड्रिवन बना रहे हैं तो यहां पर नीतीश की पर्सनालिटी ज्यादा इंप्रेसिव हो रही है। मैं एक और बात कहूं, नीतीश को लेकर लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को इतना पर्सनल ड्रिवन अप्रोच लेकर चलने की अनुमति नहीं देंगे बिहार में। नहीं देंगे, लेकिन आप ये देखिए कि आपने जो प्रश्न पूछा है, आपने जो प्रश्न पूछा है उसके हिसाब से वो परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। दूसरा मैं एक और पॉइंट करना चाहता हूं, वो ये कि देखिए इसको बाईपोलर मत बनाइए। अभी 2 पोल और बाकी हैं। एक लेफ्ट का पोल आने वाला है जो कि जैसा कि बता रहे थे एनके सिंह साहब कि उसका भी अपना 1.5 से 2 लाख वोट होता है। और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी। जब आप ये 4 कोने की लड़ाई देखेंगे तब परसेंटेज का विनिंग और लूज का जो परसेंटेज होगा, मार्जिन कम हो जाएगा और इसलिए जेडीयू और आरजेडी और महागठबंधन आगे दिखाई पड़ रहा है। संबित समाजवादी पार्टी है कोई? जी संबित, एक सेकंड संबित जी। नहीं, अगर वो कुछ नहीं इम्पैक्ट डालती, आपने अलग करवाया उसको, बीजेपी ने मिलकर, आप सबने मिलकर। संबित क्या कहना चाहते हैं? संबित जी, संबित बता सकते हैं कि मुलायम सिंह अलग क्यों हुए? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तो एक तो व्यक्तिवादी एजेंडा जो सेंटर से जा रहा है वो बातें की गई, और दूसरा यह कि नीतीश कुमार जी का 47 और लालू प्रसाद यादव जी का -72 इसी में रहस्य छुपा हुआ है। एक अंग्रेजी में कहावत है एक्लिप्सिंग इफेक्ट। आप देखिए सूरज कितना भी चमकदार हो सकता है, अगर 72% का आके मैग्निफिकेशन उसके आगे अटक जाए तो धरती पे उसका चमक नहीं आने वाला है। कि आप यही एनालॉजी कहें, कम से कम आप ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार सूरज हैं। भाई देखिए सूरज को छोड़ने का बड़ा ना मैंने बिल्कुल होता है। मैंने कहा कि ये एक्लिप्सिंग इफेक्ट है और ये पूरा जो पॉलिटिकल आप काम देखेंगे उसको आप इन कॉम्बिनेशन देखिए। अब मैं सूरज पे आता हूं जी, जो सूरज की आप बात कर रहे हैं, और अभी मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा। मोदी जी का चेहरा व्यक्तिवादी चेहरा एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक जी ने जो बात कही, अगर उसको आप सही मायने में देखें तो एक पर्सनालिटी कल्ट बिहार के चुनाव में बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए एक जमाना था जब लालू जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया था कि बिहार की राजनीति पूरे उनके आसपास घूमती दिखाई देती थी। आज आप लोगों की वजह से नीतीश कुमार का व्यक्तित्व तो वैसा ही बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने उनके मुकाबले अपना सबसे दिग्गज नेता यानी कि नरेंद्र मोदी खड़ा कर दिया है। आपने उनकी पर्सनालिटी को नेशनल लेवल पर ला दिया। यह आपकी गलती ज्यादा है। अब मैं इसका अब विमर्श करता हूं। आप देखिए विवेक जी ने कहा कि सेंटर से व्यक्तिवादी रूप से पूरे इलेक्शन में मोदी जी को लाके बिहार में खड़ा किया गया। मेरा इसमें डिफरेंट टेक है। हाँ, जरूर आप होर्डिंग पोस्टर्स में मोदी जी का चेहरा देख रहे हैं, मगर व्यक्ति नहीं करके आप उसे आइडिया के रूप में देखिए। आप मानेंगे कि 2014 में जो विमर्श बदला हिंदुस्तान की राजनीति का, पहली बार वो डेवलपमेंट की ओर गया, और कहीं ना कहीं मोदी जी डेवलपमेंट उस शब्द के साथ सिनोनिमस हुए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सम्मेलन बुला रहे हैं आप, सम्मेलन किस तरह के बुला रहे हैं बिहार में, आप मुझे बता दीजिए। 10 सेकंड मुझे दीजिए। जी, आप देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण कल का जो अब रिपोर्ट आया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यही तो है। जो फर्स्ट 6 स्टेट्स हैं, आप देखिए वो एनडीए रूल्ड स्टेट्स हैं, जहां बिहार 21st रैंक पे है। मैं क्षमा चाहूंगा संबित, लेकिन ये जो आप जो डेटा दे रहे हैं इसमें एक बात आप शायद भूल रहे हैं, ये सभी वो राज्य हैं जो पहले से विकसित हैं। बिहार अगर आज वहां पर 21वें नंबर पर है, झारखंड तो मानना पहले से पड़ेगा। विकसित है, छत्तीसगढ़ पहले से विकसित है, मध्य प्रदेश भी एक मिनट जी संबित, अगर आप ये कहते हैं कि झारखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से बेहतर है, आप वहां का पर कैपिटा इनकम, वहां इलेक्ट्रिसिटी की हालात, वहां नक्सलिज्म के हालात, वहां गरीबी की स्थिति, वहां मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये राज्य कहां है आपको मालूम भी है संबित, आप बेहतर जानते हैं। चलिए मैं इस चर्चा को वापस ओपिनियन पोल पे लाना चाहूंगा। मैं इस चर्चा को क्षमा चाहता हूं, इस चर्चा को हम करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन मैं इसे वापस ओपिनियन पोल पे लाना चाहता हूं। एनके सिंह साहब, जो व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स की बात कही जा रही है, क्या आप इस बात को मानते हैं इस तर्क को कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एक टावरिंग पर्सनालिटी के तौर पर आज बिहार के चुनाव में खड़े हैं, उसकी वजह से आज शायद नीतीश कुमार को शायद ज्यादा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है? क्या बड़ी सीधी सी बात है कि बीजेपी ऐसी पार्टी जो नेशनल पार्टी है, एक सेकेंडरी टर्शियरी लीडरशिप नहीं दे पाई बिहार में,
लगातार आप देखें कि सेकेंडरी रंग के लीडर वहां पे नहीं आए, और अगर आए तो वो बहुत ज्यादा जनता में मासेस में एक्सेप्टेबल देना नहीं चाहती, देना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि इन तमाम इलेक्शंस को देख के लगा कि सेकंड रैंक लीडर शायद वो नहीं ले रही है, और यही वजह है कि एक नरेंद्र मोदी को दिखा रहे, ठीक है उनका एक बहुत बड़ा एक्सेप्टेबल चेहरा है, और हकीकत यह है कि पिछली बार जो बीजेपी को 1 करोड़ 5 लाख वोट मिले थे, जबकि आरजेडी को 72 करोड़ 24 लाख मिले थे, और नीतीश कुमार को 52 करोड़ मिले, 56 करोड़ मिले थे, 56 लाख मिले थे। हकीकत यह है कि आप जरा देखें वेरिएबल्स, कि हर आदमी ये कह रहा है, एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि साहब ये अपॉर्चुनिस्टिक गठबंधन है, वो ये भी कह रहा है कि साहब नीतीश कुमार हमारे एक्सेप्टेबल लीडर हैं। एक तरफ तो वो ये कह रहा है, दूसरी तरफ एक्सेप्टेबल लीडर बता रहा है, तो मतलब ये है कि वोटर अपना एक दिमाग बना चुका है कि नहीं हमें इस बार भी करना है। वजह क्या है? व्यक्तिवादी आपने किया, नरेंद्र मोदी को वहां ले गए, लेकिन नीतीश कुमार की पर्सनालिटी के जो पॉजिटिव्स हैं, आज तक उस गवर्नमेंट पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा। नीतीश की इमेज बाई एंड लार्ज अच्छी रही, जनता उसे एक्सेप्ट कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय बीजेपी इस पोजीशन में है कि उसे काउंटर कर पाए, क्योंकि आपके पास सेकंड रैंक के लीडर नहीं है। क्योंकि 8 साल तक हमने करप्शन होने नहीं दिया। नीतीश कुमार आप शिक्षा का क्षेत्र हाईकोर्ट की बहुत खराब है, मैं और मुझे लगता है कि लालू यादव के राज से ज्यादा खराब है शिक्षा से पर कैपिटा इनकम बिहार सरकार में आपकी 1/3 है, बीजेपी 8 साल रहे, तमाम पैरामीटर गवर्नेंस और डेमोक्रेसी दोनों अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग बातें हैं। लिहाजा परसेप्शन आपका कुछ भी हो, आप वोट डालते हैं वो परसेप्शन, वो महादलित को ले जाते हैं, वो महादलित को लाते हैं। आप केवल, और कौन सी ऐसी पार्टी जो विनाश के लिए वोट करती है या विनाश के लिए लड़ती है? हर पार्टी विकास के लिए लड़ती है, हर पार्टी इससे पहले कि हम यहाँ पर ये मुझे नहीं समझ में आया कि कुछ पार्टियां विनाश के लिए लड़ती है और कुछ विकास के लिए लड़ती है। जो अलायंस आज एनडीए का है, हम लोगों के पक्ष की क्या बहुत ईमानदारी से आप कह सकते हैं कि यह अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस नहीं? नहीं, जानते हैं कि हम अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस नहीं है आज की तारीख में। किस आधार पे? ये आधार पे कि हम बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे और विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। गोधरा के विषय पर रामविलास पासवान जी बाकायदा अपना इस्तीफा देते हैं। आप जरा कुशवाहा जी की राजनीति देखिए, पासवान जी की राजनीति देखिए, आप मांझी जी की बात कीजिए। सारी पार्टी, कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां ये तमाम नेता नहीं रह चुके। इससे ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट अलायंस और क्या हो सकता है? ऐसी बात, गोधरा की बात जहां किया आपने, गोधरा तो नीतीश कुमार थे, गोधरा आपके साथ आपने गोधरा पे शरद यादव झंडा बरदार थे उस वक्त, आप गोधरा की बात मत कीजिए ना। इस देश में दो तरह की सांप्रदायिकता नहीं हो सकती, अवसरवादिता राजनीति रमेश जी, इस देश में दो तरह की सांप्रदायिकता नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी की अगर सांप्रदायिकता हो तो सांप्रदायिकता, मुलायम सिंह यादव क्या? हमारा ये ओपिनियन पोल लगातार जारी है। कुछ और सवाल बिहार के जनमानस से हमने पूछे हैं, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक के जो सूरत हाल बन रहा है, महागठबंधन आगे है, लेकिन आने वाले समय में क्या ये समीकरण बदलेंगे? क्या चुनाव प्रचार के दौरान कुछ और बातें होंगी जो इस समीकरण को बदलेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। हम कुछ पलों के लिए यहां पर रुकने, जल्द हाजिर होते हैं। क्या चाहता है बिहार, ये जानने की कोशिश हमने की, जिसमें न्यूज नेशन ने अपना ओपिनियन पोल किया। 7,000 से ज्यादा लोगों से हमने बातचीत की है, और जो अभी सीटों का आधार बनता दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिहार में अगर आज चुनाव हो जाए तो 125 से 129 सीटें महागठबंधन के पास जा सकती हैं 45% वोट शेयर के आधार पर। 111 से 119 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं 42% वोट शेयर के आधार पर, और 2 से 4 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही, यानी कि कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बन रही है कि 243 सीटों की विधानसभा में ऐसा लग रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन यहां पर एक आंकड़ा है जो बड़ा दिलचस्प है, और वो ये कि 8% लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक अपना मत नहीं बनाया है, यानी कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो अभी तक तय नहीं कर पाया है कि वो किसे वोट देगा, और शायद यही आंकड़ा तय करेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती दिखाई देगी। रमेश, और लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे, अगर हम वोटों के लिहाज से भी, हम इसको वोट फीसदी के लिहाज से भी देखें, महागठबंधन 45%, 42% एनडीए, लेकिन जिस 8% की बात हो रही है किस तरफ जाएगा, ये बहुत कुछ तय कर देगा कि क्या होगा, बिहार का भविष्य कौन बनेगा बिहार का सिरमौर। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण, जो चौंकाने वाली बात है, और एक तरह से महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन एक जो सवाल जो उसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक मंचों से जरूर कहते हैं कि जब केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो तो विकास बहुत तेजी से आता है। हालांकि ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि ऐसा भी होता है क्या, लेकिन
हमने जब ये सवाल पूछा तो 54% लोगों ने जो अपना माइंडसेट रखा हमारे सामने, जो अपनी सोच रखी, उसमें कहा जी हां, केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होनी चाहिए, विकास तेजी से होता है। ये आंकड़ा निकल कर आया है। बिल्कुल, तो ये अपने आप पे प्रदर्शित करता है कि लोगों की मानसिकता किस तरफ जा रही है। शक्ति जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन जो ये सवाल का जवाब है, 54% लोगों का यह मानना कि केंद्र और राज्य में एक तरह की सरकार होनी चाहिए, एक ही पार्टी की, क्या कहेंगे आप? अजय जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि 14 साल रूल किए झारखंड में, विकास की क्या स्थिति है, केंद्र में भी रहे, यहां भी रहे जी। और एक बात मैं संबित पात्रा जी से जानना चाहता हूं, बड़ी चतुराई से उन्होंने कह दिया, मैं शांतिपूर्वक सुन रहा था कि ईबीसी कोई कास्ट नहीं होता है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि मंडल कोई कास्ट है? मंडल भी एक संवैधानिक व्यवस्था है देश के अंदर में, मंडल भी कोई कास्ट नहीं है। संबित पात्रा जी, जहां तक सवाल आपने किया रूल का, एक केंद्र और राज्यों का कि एक रूल हो, और आपने जो प्रतिशत दिखाया है अजय जी, तो झारखंड में तो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार थी, झारखंड की क्या असर हुआ, गवर्नेंस का क्या वहां हाल है, अपराध की क्या स्थिति है, और आप ही की सरकार अभी है, और आप ही की सरकार मध्य प्रदेश में व्यापम देख लीजिए, आजादी के बाद आपने जिसे मुख्यमंत्री बनाया वो जेल में है इस वक्त, चढ़ा दी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए। ठीक है जी, नहीं बिल्कुल। नलिन कोहली जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से ऐसा है महोदय कि ये जो है देश के अंदर। शक्ति जी, मैं क्षमा चाहता हूं, बस एक मेरे पास बस 30 सेकंड है। नलिन जी से पहले कि हम ब्रेक लें, मैं आ रहा हूं शक्ति जी आपके पास। अभी जो हमने लोगों से पूछा, हमारा सवाल यह था कि अगर केंद्र और राज्य में एक सरकार हो तो क्या इस पर लोगों की राय होगी। 54% लोगों का यह मानना है कि बिहार में जो हमने ये सर्वे था कि एक ही पार्टी की सरकार अगर केंद्र और राज्य में हो तो बेहतर है। क्या यही आंकड़ा या इसी तरह की सोच भारतीय जनता पार्टी की है? हम लोग इसको इस रूप से एक रखते हैं कि इसका फायदा बस यही होता है कि जो विकास करने की नीति है और रणनीति है और जो फोकस होता है प्रायोरिटीज, उसमें समानता हो जाता है। ऐसे कोई मतभेद नहीं होता केंद्र और राज्यों के बीच में, और यही बात तो मोदी जी शुरू से टीम इंडिया की बात करते हैं। लेकिन सरकार केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी के यदि होते हैं या एक ही सोच के जब हो जाते हैं जी, कि एक पार्टी के ना हो, कोलिशन में हो, अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो उसमें कम से कम जो विकास की धारा है या जिस विकास की रणनीति से काम करना है, क्या प्रायोरिटीज हैं, उसको आप आगे एक समान से रख सकते हैं। लेकिन नलिन कोहली साहब, ये गलत है कि एक पार्टी एक राज्य को आप 1.25 करोड़ का पैकेज दे दें और बाकी जो राज्य हैं उससे भी बुरी कंडीशन में उनको आप कुछ न दें। नहीं, अगर आप चाहें फेडरलिज्म के ऊपर में पूरा कार्यक्रम है, बिल्कुल हम पूरा कार्यक्रम रखेंगे नलिन जी। मैं क्षमा चाहता हूं आप सबों से, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा, मजबूरी है। कुछ ही देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन न्यूज नेशन का यह विस्तृत ओपिनियन पोल अभी और बहुत सवाल लेकर आपके सामने हाजिर होगा कि आखिरकार बिहार की जनता चाहती क्या है। हमने अभी आपके सामने पेश किया कि दरअसल 45% लोग चाहते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, लेकिन क्या यह आंकड़ा अपने आप में स्थिर रह पाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। बने रहिए हमारे साथ, कुछ और सवाल और जवाब उसके साथ हाजिर होते हैं। न्यूज नेशन का यह ओपिनियन पोल आपको बताएगा कि बिहार की जनता चाहती क्या है। बने रहिए हमारे साथ।